नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास 10th का हम लोग जल्द ही न्यू सीरीज लाएंगे, मतलब उसका सिलेबस फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं उसी वादे के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं, ठीक है। और काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको पिछले वीडियो से भी बेस्ट तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आपको जो है पूरी जानकारी, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से ही नहीं, आपको अन्य सारी वीडियोज़ लगातार मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जो भी स्टूडेंट क्लास मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, सारा कुछ एक ही है। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक करते चलेंगे। समझ में आया? तो चलिए, ये मैं फर्स्ट इंट्रो दे रहा हूँ। आज के बाद मैं कभी भी ऐसे इंट्रो नहीं दूंगा, डायरेक्ट मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा है वो मेरा ये नाम है कि जो चैप्टर है, उस चैप्टर का मेरा नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कंप्लीट। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पे होने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। क्या है? फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, यानी कि पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्तों, बने रहना यार वीडियो के लास्ट तक। और मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। वीडियो बहुत लंबा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आपको मतलब कि दिल थाम कर बैठना है एकदम आराम से। मैं मूड रिफ्रेश करके बैठा हुआ, मूड एकदम फ्रेश करके। चलिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि मैंने क्या बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें तो सबसे पहले हमें इसी को समझना होगा। जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण समझने से पहले हमको समझना होता है रासायनिक अभिक्रिया पहले क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिनमें यार नए गुणधर्मों के पदार्थों का निर्माण होता है। समझ में आया? ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं उसमें क्या होती है, नए गुणधर्म यानी कि नए क्वालिटीज़ की जो है पदार्थों का निर्माण होता है। समझ में आया? नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अगर मिलता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करते चल रहा हूँ कि जैसे जैसे आप वीडियो को पॉज करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे कि मैं जैसे ही ये स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसका PDF लिंक नहीं देने वाला, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसे नोट करेंगे। समझ में आया? अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि आपको समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कि अगर नए पदार्थ हमारा बन जाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका पहचानने का मैं सिंपल सा आपको ट्रिक दे रहा हूँ। समझ में आया? लाइटिंग प्रॉब्लम के चलते मैं इधर उधर हिल रहा हूँ, बिकॉज नाइट है। समझ में आया? चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि दूध है। क्या है? दूध है। अगर दोस्तों दूध से दही हमारा बन जाता है, तो फिर हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना, वापस फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक न्यू गुणधर्म हो गया, ठीक है ना। बन गया सो बन गया। इसको भौतिक हम परिवर्तन नहीं बोलेंगे, क्या रासायनिक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। आपके लिए एडजेक्ट है। जैसे दोस्तों बात करें कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दो चीज़ों को जोड़कर हम लोगों ने एक चीज़ बनाया, और क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? तो दोस्तों, यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है आपको कि समझना होगा आपको थोड़ा सा, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। स्क्रॉल अप करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रॉल अप। चलो, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, तो
तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक टॉपिक है आपके पास अभिकारक, और जिसको अभिकर्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, और उसी को क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। सो दोस्तों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। समझ में आया? कंप्लीट जो भी मतलब कि मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें जो जो चीज़, जैसे कहीं पे लड़ाई हो रहा है, कहीं पे लड़ाई हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, तो जो जो उस लड़ाई में भाग लिया है, जो जो लोग उस लड़ाई में भाग लिए हैं, उनको अभिकारक बोलते हैं। समझ में आया? एक सेकेंड आप रुकेंगे थोड़ा, हमें लग रहा है कि आवाज़ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चलो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि युद्ध लड़ाई, जो जो लोग जैसे लड़ रहे हैं, तो जो लड़ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों ने मिलकर लड़ाई किया, और रिजल्ट क्या मिलता है कि लड़ाई दोनों का नुकसान जाता है, ठीक है। तो देखो मैं उस लेवल पे बात नहीं करूँगा, जैसे हम आप इतना भी मतलब काफ़ी आप समझदार हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन करता है, दो लोग मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज़ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। कंप्लीट, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज़, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए जैसे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्शन में लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आपको एक चीज़ दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद किसे बोलेंगे? कि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया हो जाता है, दो लोग, जैसे बताया कि दो लोग मिलकर लड़ाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? नुकसान का, ठीक है। तो अभिक्रिया हो जाता है, उससे जो नया चीज़ बनता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उत्पाद। आई होप दैट इतना आपको कंप्लीट हुआ होगा। कंप्लीट, चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया आप समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण हम आसानी पूर्वक एकदम समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल ही है, कोई उसमें मतलब मुश्किल नहीं है रासायनिक इसको समझने के लिए, ठीक ना। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं साइड में, एंड हम लोग समझते हैं किसको? रासायनिक समीकरण को। किसको समझेंगे? रासायनिक समीकरण को। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके जब हम सिंबल एंड फार्मूला के रूप में उसको हम डिराइव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके जो तत्व होते हैं, उनके तत्वों को उनके संकेत एवं सूत्र के रूप में, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि उसके संकेत, जैसे मान लीजिए अभी बता रहे हैं आपको हम, संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो उसको समीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी बात किए थे जस्ट कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हिंदी टाइप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे फुल मैग्नीशियम को लिख रहे हैं एंड फुल ऑक्सीजन को लिख रहे हैं, और क्या उत्पाद बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फुल इसको लिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि साइंस में इतने सारे रूल नियम बनते हैं, तो क्या सारे में हिंदी लिखना पड़ेगा? सारे में हिंदी लिखना पड़ेगा? नहीं, सारे में हिंदी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? H, हीलियम को He, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be। उसी तरीके से साथियों मैग्नीशियम को Mg बोला जाता है, और ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है, और जो हमारा ये सूत्र होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको MgO बोला जाता है। समझ में आया? तो आप यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जो आपका रासायनिक समीकरण मैं बता रहा था, वो रासायनिक समीकरण कौन सा हो गया? ये वाला हो गया आपका रासायनिक समीकरण। एंड ये वाला आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का अभिक्रिया है, जो कि जैसा अभिक्रिया हुआ उसी फॉर्म में ये लिखा गया है। समझ में आया? और रासायनिक समीकरण क्या हो गया? ये। आई होप दैट रासायनिक समीकरण एंड रासायनिक अभिक्रिया आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखिए जो रासायनिक समीकरण है, या मान लीजिए इसी को हम लोगों ने लिखा है, तो इसको लिखने का भी तो कोई ना कोई नियम होगा। उस नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे ये भी उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, एकदम वेरी इजी है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। तो देखिए इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक
लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। ठीक है, आप ये सारे चीज़ों को लिखेंगे एक कर से। और देखिए इसमें रासायनिक समीकरण लिखने का नियम आपका कहता है, ठीक है ना, आपका ये नियम कहता है कि यार शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में, जो अभिकारक के उत्पाद हैं और उनके मध्य एक तीर लगा होता है। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, Mg+O, और यहाँ क्या लिखा, MgO। तो क्या बोल रहा है कि उत्पाद तो ये हो गया ना, उत्पाद और अभिकारकों के मध्य में क्या लगा है, तीर का निशान लगा होता है। क्या लगा है, तीर का निशान लगा है। समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। तो LHS हम लोग नहीं लिखेंगे, बीच में क्या है, अभिकारकों के बीच में प्लस लगा है, दिख रहा है आपको, समझ में आया। चलिए उसके बाद दिया है इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग। अगर उत्पाद एक से ज़्यादा, यहाँ पर तो एक उत्पाद बन रहा है ना, अगर समझिए कि उत्पाद के साथ साथ और भी नेक्स्ट चीज़ मतलब दो उत्पाद, 3 उत्पाद बनता है तो उसमें भी हम लोग प्लस यूज करेंगे। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और उसके दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं, उत्पाद की ओर है ना, इधर इंडिकेट कर रहा है, इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब बस समझ हो गया, बस यही है फंडा। आपको इससे अलग चैप्टर नहीं पूछेगा। वीडियो लंबा है गाइस, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, नीचे चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा इसी जगह नीचे, और मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ यार, आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब साथियों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें गाइज पढ़ना है हमें संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये देखिएगा वेरी इजी है, संतुलित रासायनिक समीकरण वेरी इजी है। मैं आपको दूसरा फॉर्म में बता रहा हूँ गाइज, आपको याद रहे। चलो जो ये है ना बहुत ही इजी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही इजी है। मैं पढ़ चुका हूँ और मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी बोलोगे ना अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, अरे यार बहुत ईजी है, चलो इसको बनाकर ही मानते हैं। तो जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या है ना, अभिकारक तथा उत्पाद में बराबर रखना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया। देखिए देखना यहाँ पे H2 बोला जाता है हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। अब दोस्तों इस टाइप से हम लोग समीकरण यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन इसको बोलेंगे एंड ऑक्सीजन इसको बोलेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2O, यानी कि क्या बनाता है, जल बनाता है। अब आप एक चीज़ याद रखना कि मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक मिनट, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या यानी कि ये टोटल जो आपको दिख रहा है अभिक्रिया, इसमें परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारक यानी कि इधर वाला और उत्पाद इधर वाला, दोनों में बैलेंस करना है, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे गाइज। इतना मतलब माइंड खराब यहाँ पे होता है कि एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर कितने टेक्स्ट में देता है, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसे भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखना यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा कि देखिए इस टाइप से हमारा समीकरण है यहाँ पे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करना काफ़ी ध्यान से, ठीक ना। मैं इसको एक बार फिर लिखता हूँ, H2O होता है। देखना यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितना नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन संख्या कितनी नज़र आ रहा है, 2। कितनी नज़र आ रहा है, 2। एंड ऑक्सीजन कितनी नज़र आ रही है, 2। और यहाँ पे देखिए इसमें हाइड्रोजन कितनी, 2 और ऑक्सीजन 1। तो यार इसी को तो बैलेंस करना है, इधर भी बराबर एंड इधर भी बराबर करना है। समझ में आया, इधर भी बराबर एंड इधर भी। तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस्ड है, मतलब वो अच्छा है, बराबर है दोनों तरफ, तीर के इधर और तीर के इधर। अब बात करते हैं O2 की। तो O2 देखना, इधर O2 है, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे नहीं है, सिंगल है। तो इसको O2 हम लोग कैसे करेंगे, सारा कुछ अभी आपको हम बताएंगे आगे चलकर थोड़ा सा। ठीक है, चलो इतना आप समझ लो कि तीर के इधर भी बराबर रखना है एंड उधर भी बराबर रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे एक समीकरण मैं आपको दे रहा हूँ जो कि इस टाइप से है, देखना
बहुत ज़रूरी है ये समीकरण। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक समीकरण है, जिंक है, क्या है, सॉरी, यहाँ पे जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर यहाँ पे जिंक सल्फेट है एंड हाइड्रोजन है। तो देखिए ये तो एक रिएक्शन आपको दे दिया गया। अब आप बोलोगे कि यार जो तीर है ना, ये तीर के इधर एंड तीर के उधर, तो हमको बराबर करना है किसका? परमाणुओं की संख्या। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि जिंक हमारा एक है, कितना है? एक, कोई नहीं है तो एक है ना। और H2O कितना है? 2 है एंड SO4 है। S अलग है और O अलग है। O ऑक्सीजन है, S सल्फर है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि जो जिंक है, Zn जिंक को बोलते हैं, तो जिंक यहाँ पे अकेला है। और देखना यहाँ पर भी अकेला है। क्या है? यहाँ पर भी जिंक अकेला है, तीर के उधर भी। तो ये तो बाबू ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे H2 है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। समझ में आया? यहाँ पे एस भी देखिए, एस मैंने सल्फर मैंने बोला था, और सल्फर कितनी है? 1 है। और यहाँ पर भी सल्फर कितनी है? 1 है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है कि परमाणु के इधर एंड परमाणु के इधर जो सॉरी तीर के इधर और तीर के इधर जो परमाणुओं की संख्या है गाइज, वो बराबर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है? एक संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित है, संतुलित समीकरण है। चलिए समझ में आ गया। अब बात आती है कि संतुलित करेंगे तो करेंगे कैसे, जैसे हमने अभी बताया था कि बताने वाला है आपको। तो देखिए H2 है, O2 एंड क्या बनाता है? H2। आप सभी को पता है जल का सूत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? जस्ट वैसे ही हम लोग चेक करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2। यहाँ पे तीर के उधर यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 1। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 1। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे 2 करना है। कहाँ? यहाँ पे 2 करना है। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 नहीं कर सकते हैं, इतना हम लोग का अधिकार नहीं है। कानून में हम लोग डायरेक्ट संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसमें पीछे से लेटर लगाना होता है, मांग करना होता है। ठीक है, तो हम लोग 2 यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? 2 यहाँ पे लगाएंगे और 2 का क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इधर और 2 उधर, 2 दूना 4 हो जाता है। हाइड्रोजन कितना? 4 एंड ऑक्सीजन तो 2 होता है। अभी ऑक्सीजन मेरा 2 होता है एंड हाइड्रोजन जो है मेरा 4 ही रहता है। अब देखना क्या होता है कि अब अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। ध्यान रहे कि आप आगे कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक ना? चलिए, तो ये हो गया फंडा। अब आप चेक कर सकते हैं आपका समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। 2H2 + O2 2H2O। समझ में आया? आप मिला लो, पूरे बराबर हैं एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए गाइज इसको हम लोग छोटा करते हैं एंड चलते हैं। जो आप अभी हम बता रहे हैं संतुलित जो रासायनिक समीकरण वाला जो फंडा है, ये हमारा है किस पे आधारित? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित है। किस चीज़ पे है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम उसे कहते हैं कि उस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश भी होता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि क्या है? एक तरीके से संरक्षित किया हुआ है। समझ में आया? एक तरीके से क्या है? संरक्षित किया हुआ है गाइज। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, एक ही अब बाकी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समझ गए कि किसी भी अभिक्रिया में जब हमें नए चीज़ों का निर्माण होता है, नए क्वालिटी नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बोल देते हैं। और अब समझ में आ गया कि जो रासायनिक समीकरण है गाइस, जो समीकरण किसे हम लोग बोलेंगे? तो रासायनिक समीकरण भी कोई भाष नहीं है, उसी को जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं उसको हम लोग अगर इसके साथ में लिखेंगे क्या, जैसे संकेत सिंबल एंड सूत्र के साथ लिखेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, बस। और संतुलित करना कि
तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच बराबर होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को हम लोग बैलेंस करना बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा और संतुलित जो समीकरण है, संतुलित करने की जो प्रक्रिया है किस पे आधारित है, तो आपको मैं बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम गाइस ये कहता है कि जो आपका जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणुओं की संख्या जो होती है बराबर होती है, ना ही निर्माण होती है कोई भी कण का, ना ही विनाश होता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो मेरा है अब की आपको बेस्ट एग्जाम लेवल से पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में गाइस। तो प्रकार के बारे में हमें पढ़ना होगा थोड़ा सा यहाँ पे कि मैं एक एक प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या है पहला? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड पांचवा है रिडॉक्स अभिक्रिया गाइज। यही पांचों आपको मेन है, ठीक है। आपको इसी को याद करना है। फर्स्ट आप याद रखेंगे संयोजन अभिक्रिया, एंड सेकंड है आपका वियोजन अभिक्रिया, समझ में आया। एंड थर्ड है आपका विस्थापन अभिक्रिया, एंड फोर्थ है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, एंड फिफ्थ है आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया? समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का 5 प्रकार। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, एंड तीसरा विस्थापन, और अगला द्विविस्थापन, उसके बाद अगला रिडॉक्स। समझ में आया? चलो स्टार्ट करें आगे। ओके चलिए उसको भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस चलो लाइट आ चुकी है, लाइट चली गई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मैंने बताया था संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया गाइस बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है यारों, कहाँ तुम लोग खोए हो, देखना। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट तरीके से हम लोग बातें करेंगे। इसको थोड़ा साइज छोटा करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होगा मेरे को ही। देखिए जब 2 या 2 से, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब कि 2 लोग लड़ो और एक को मार कर मुआ दो, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ये जैसे अभी जस्ट मैंने बताया आपको Mg+O2, Mg+O2 आपको कितना नज़र आ रहा है? कितना नज़र आ रहा है? 1 और 2। कितना नज़र आ रहा है? 1 और 2। तो 2 लोगों मिलकर और क्या बनाता है नेक्स्ट? आपको शायद पता होगा, सॉरी एक सेकंड, क्या बनाता है? MgO। क्या बनाता है? MgO। तो कितना बनाया? 2 लोग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? MgO। कुछ भी नहीं है, इसको संतुलित कर दो। यहाँ पे 2 लग जाएगा, सारे लोग 2 हो गए, एंड यहाँ पे 2 लगा दो, बराबर हो गया, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ तब आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि देखिए जैसे मैं आपको दिया है कि हमने क्या बोला कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक चीज़ मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, यानी कि एक चीज़ बनाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यूजफुल होगा आपके लिए, कि कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। एंड आपको याद रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग दोस्तों बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना। समझ में आया? और अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराते हैं जल से, किस चीज़ से? जल से अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO+H2O हम करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग गाइस बोलते हैं बुझा हुआ चूना। चूना बुझ जाता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बिना बुझे हुए या चूना पत्थर आप बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। चूना पत्थर का फॉर्मूला बताओ, तो CaO हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 1 नंबरिया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि और जल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? अगर कैल्शियम ऑक्साइड को जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो CaOH2 बनता है। और प्लस में क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी तरीके से समझना, क्योंकि बहुत ही बेहतर तरीके से बात होने वाली है। चलिए इसको भी रीसेट किया। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? S। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है यार L। ये क्या है? ये क्या है? AQ। ये क्या है? और ये मैंने किया ना, ये क्या है? देखिएगा ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखिए किसी भी पदार्थ की उसकी भौतिक अवस्था जब लिखी जाती है कि अभी वह किस फॉर्म में है,
तो उसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन में लिखते हैं, जो कि ज़रूरत भी है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो सॉलिड होता है। चूना पत्थर क्या है? सॉलिड है ना। चूना पत्थर क्या है? सॉलिड है। तो उसको एस लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? एस लिखा गया है। कंप्लीट। और H2O किसका होता है? जल का। तो जल आपको क्या लगता है? जल क्या है? द्रव है ना, पानी है। तो पानी को L से, लिक्विड। उसके बाद कैल्शियम OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे एंड आप सच में क्लास 10th की मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, सो गाइस आपको इतना बेस्ट लगेगा अपने आप को कि मैं क्या बताऊं से आपको क्या बताऊं। तो देखिए, जो कैल्शियम, अगर मान लीजिए कि जल में हम लोग कोई चीज़ डाल दिए तो क्या करता है? घुल जाता है। क्या बनता है? घुल जाता है। और घुलने वाली चीज़ों को हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, उसको विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। तो देखिए, एक्यू माने एक्वस होता है। एक्यू मतलब एक्वस होता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना, वो क्या हो जाता है? एक्वस का रूप हो जाता है। कंप्लीट। चले आगे। चलो, मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बैलेंस करूँगा तो वीडियो सारे समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो लंबा होता चला जाएगा। ये काम आपका है, आप इसे ही HW समझेंगे। ये पूरे जो भी आपको ये मिल रहा है, ये सारे कुछ को आपको HW समझना है एंड आपको वो करना है। ठीक है, चलिए। अब अगर हम कोयले की दहन की बात करें, तो जब हम कोयले का दहन करते हैं तो उसमें भी हमारा संयोजन अभिक्रिया ही होता है। जैसे कार्बन, C से क्या? C4 कार्बन, O4 ऑक्सीजन। तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन से हम लोग दहन कराते हैं तो कोयले का दहन होता है। जैसे हम लोग लकड़ी भी जलाते हैं तो लकड़ी से क्या बनता है? कोयला। कोयला को फिर एक बार जलाना पड़ता है किसी कारणवश, या लकड़ी का ही दहन कराते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक। जहाँ पर भी दहन का निर्माण है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जलती नहीं है। तो अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन की अवस्था क्या है? सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, तो जी लिखेंगे ना। और क्या बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड उसका फॉर्मूला होता है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक गैस ही है। क्या है? गैस है। कंप्लीट। चले आगे। चलो, अब आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे नीचे कि H2 है। H2 मतलब मैंने क्या बोला था? H से हाइड्रोजन। H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H। तो हाइड्रोजन एक गैस है, समझ में आया। और O2 से जल का निर्माण, अगर बता दिया यहाँ फार्मूला में रिजल्ट क्या होगा। हाइड्रोजन है और उसको ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जल का निर्माण हो रहा है, ये तो साफ बोल दिया। तो वही चीज़ लिखा गया है H2 + O2। क्या लिखा है? H2 + O2। अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो जल बन जाएगा, बस जल का निर्माण कर देना है एंड उसी को ये कर देना है। देखिए यहाँ पे संतुलित भी कर दिया है कि हाइड्रोजन है दोस्तों 2 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पर भी 2 थी। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहाँ पे कितना था? 1 ही था। कितना था? 1 ही। तो इसी को बैलेंस करने के लिए क्या किया कि पहले यहाँ पे 2 लगाया, नहीं यहाँ पे 2 लगाया। तो देखिए यहाँ पे अब टोटल इसकी बात करें तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इसलिए 4 यहाँ पर भी कर दिया। कंप्लीट, कोई फंडा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो अलग से लाए तो नीचे चैट बॉक्स में बताइए हमको तुरंत, अभी मैं तुरंत वीडियो इस पर बना देता हूँ ट्रिक के साथ। समझ में आया? अब देखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक अभिक्रिया आता है जो कि बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को दोस्तों बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आई होप दैट आपको क्लियर होता चला आया होगा। देखो, रातों की नींद में जगाकर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सो आपको इतना फ़र्ज बनता है यार कि आप हमारे लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। मैं जब इतना टाइम आपके लिए दे सकता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दबा कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लोगों को बता दो कि यार मैं भी पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। लोग बोलते हैं कि जब भी मैं कोचिंग नहीं करूँगा मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बता दो कि मेरे चैनल के द्वारा आपको फ्री में मैं सारा कुछ आपको करवा सकता हूँ। मेरा मोटिवेटर कौन? खुद। मेरा मोटिवेटर कौन? मैं किससे मोटिवेट होता हूँ? खुद से। जो वीडियो बनाता हूँ, आप लोग लाइक देते हो, कमेंट देते हो, उसी चीज़ से मैं मोटिवेट होता हूँ। समझ में? चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे बोलेंगे गाइज? तो उससे बोलते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकले। क्या हो? ऊष्मा भी निकले, उसे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का अर्थ आप क्या समझते हैं? ऊष्मा माने गर्मी होता है, ऊर्जा, एनर्जी, जो भी बोल सकते हैं। एंड क्षेपी मतलब अवक्षेप करना, निकालना, देना, बाहर करना। तो वैसी रिएक्शन जिसमें
उत्पाद तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बने, गर्मी भी निकले उसका। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शन। देखिए रिएक्शन की कमी मैं नहीं होने दूंगा आपको आज के डेट में। चलिए देखिए यहाँ पे कि प्राकृतिक गैस है कोई, उसको दहन कराते हैं, तो प्राकृतिक गैस मीथेन जैसे लेते हैं, CH4 होता है, फार्मूला क्या होता है CH4। अगर उसको ऑक्सीजन से हम लोग दहन कराते हैं, ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, दहन कराते हैं, तो क्या होता है, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बनता है, एंड जल भी बनता है, प्लस में ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलता है तो उसको हम लोग ऐसे तीर को, एरो को ऊपर की करते हैं कि ऊर्जा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आया? मतलब कि अभिकारक जो है मिलकर उत्पाद बनाया, और उत्पाद के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है, तो उस अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? चलो एक नेक्स्ट है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ग्लूकोज आप लोग सारे लोग जानते होंगे, बॉडी में भी बनता है, और कैसे कैसे बनता है इधर भी आप लोग सभी को पता होगा, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज को अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से। ग्लूकोज का फार्मूला आपको नहीं पता होगा, C6H12O6 होता है, जो कि एक्वस के रूप में होता है, एंड उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिलता है, CO2 एंड H2O, और प्लस में ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, प्लस में ऊर्जा मिलता है। समझ में आया? चलिए आई होप दैट ये भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। समझ में आया? चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रकार हम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि आपका है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन, एंड उसका सेकंड नाम है अपघटन अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसे हम लोग किसे बोलेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद टूटकर एक नए उत्पाद बन जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ थोड़ा सा सस्पेंस लगा। जो गाइज हमारा संयोजन था, उस संयोजन में दो पदार्थ मिलकर कितना बनाता था, एक। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, एक मिलके दो बना रहे हैं। तो हम लोग इसे एक बात बताइए कि आप इसे उल्टा समीकरण बोल सकते हैं कि नहीं एक दूसरे के। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। तो अगर क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम में कि बताइए कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत, तो आप बोल सकते हैं ना, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एंड वियोजन अभिक्रिया में एक उत्पाद टूट कर एक से अधिक उत्पाद बना देते हैं। कंप्लीट। चलिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिफिनेशन के रूप में इतना सारा लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। एंड चलिए इसको हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि बेस्ट हो जाए। और जैसे फेरस सल्फेट है, क्या है फेरस सल्फेट, उसको गाइस देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, किसी भी बने हुए किसी मतलब वियोजन अभिक्रिया का एक कंडीशन है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कि किसी भी अभिकारक को हम लोग तोड़ते हैं या एक से ज़्यादा वो मतलब उत्पाद तो बनाएगा ही, लेकिन उसके लिए भी हमें किसी न किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ज़्यादातर ऊष्मा, एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा के रूप में हम लोग यूज करते हैं पहले तो सूर्य का रोशनी, दूसरा ऊष्मा, ऊष्मा आपको दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा क्या, ऊष्मा, और यहाँ पर भी ऊष्मा, एंड तीसरा आप हीट दे सकते हैं, गर्म, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फेरस सल्फेट को हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो Fe2 फेरस ऑक्साइड एक साइड हो जाता है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 एक साइड हो जाता है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक साइड हो जाएगा, एंड SO3 ये भी एक साइड हो जाएगा। मतलब कि क्या आपको देखने को मिला कि एक चीज़ तीन चीज़ों में बट गया, जस्ट उल्टा। समझ में आया? एंड यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर को अगर कीजिएगा तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन इसमें भी क्या जरूरत है, ऊष्मा। तो ऊष्मा को हम लोग ऐसे अभिकारक में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक चीज़ आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या आता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। गाइज बोलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं इसका भी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज आज फर्स्ट लेक्चर है इसका, ठीक ना। तो आप उसे मैनेज कीजिएगा क्योंकि नोट आपके पास बराबर मिल रहा है, एंड आपको किरण मैम के साथ भी वीडियोज़ देखने का मौका दिया जाएगा, वो भी इसी टाइप से वीडियोज़ बनाएंगे। चलिए अब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
सो दोस्तों इसमें हमें पढ़ना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया होने में ऊष्मा का शोषण की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की शोषण होती है यानी कि ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आप एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यार ये रिएक्शन हुआ, ऊष्मा शोषी मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ऊष्मा शोषी कोई रिएक्शन का टाइप में नहीं आता है, मैं उसको अलग से मतलब सिलेबस में दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। फेरस सल्फेट को मैंने तोड़ा, फेरस सल्फेट को तोड़ा और इतना सारा कुछ बन गया, तो क्या इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं थी ना? तो वही चीज़ यहाँ पे एक मतलब टॉपिक बन जाता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक ना? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया हो रहा है लेकिन उसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, अर्थात ऊष्मा की ज़रूरत हो रही है, तो उसमें हम लोग ऊष्मा शोषी बोलेंगे। यानी कि जितना भी हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है उससे उसको हम लोग ऊष्मा शोषी भी बोल सकते हैं। चलिए जैसे मैं बात कर लेते हैं, सेम कंडीशन, सेम रिएक्शन मैंने दिया है। अब बार बार रिएक्शन पढ़ने से आपका टाइम बर्बादी होगा यानी कि लेट होगा, आप समझ सकते हैं खुद ब खुद। एंड बैलेंस भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ इसमें भी, ठीक है। चलो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट की तरफ और आप इसे नोट कर लेंगे। अगला है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, जो कि अभिक्रिया का तीसरा रूप है, विस्थापन अभिक्रिया। सो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ईजी है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहीं पे आता है राजा का कहानी। चलो रिसेट कर दिया एंड चलिए पढ़ते हैं कि राजा कहानी क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई राजा है, कोई क्या है? राजा है और अपना शासन कर रहा है। कोई राजा है एंड अपने जो जगह है वहाँ पे क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। एंड उससे भी बड़ा ताकतवर राजा उसके स्थान पे आता है, इसके स्थान पे आता है एंड कहता है कि रे तू भाग यहाँ से और तू इधर आके बैठ जा। समझ में आया? यानी कि बड़ा राजा आता है और उसको अपने जगह से हटाता है कि तू भाग यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है दोस्तों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा, वो जो तत्व होगा ना, कम अभिक्रियाशील तत्व को अगर किसी के साथ भी है ना, कम आदमी मतलब कम अभिक्रियाशील, उसको हटा देगा कि जाओ तो भागो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा अभी मैं भगाता हूँ रिएक्शन के माध्यम से, बहुत ही ईजी है यार, मतलब फील करके पढ़िए, फील इतना बेस्ट लगेगा ना। और बायोलॉजी का तो कहना ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। मैं इस तरीके से आपको मैं पढ़ा दूंगा कि आप मतलब बोलोगे कि क्या पढ़ाते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है गाइज, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उतना आपको कहवा सकता हूँ। फेरस, फेरस किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि फेरस जो है, फेरस गाइज बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है। फेरस क्या है? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। और देखिए कॉपर सल्फेट जो है ना, विलयन के रूप में है, यानी कि इसमें हमको किसको हटाना है? कॉपर को। सल्फेट एक यौगिक है, सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। तो कॉपर को हम लोग कैसे हटाएंगे? कॉपर को सबको पता है, कॉपर जो है ना कम अभिक्रियाशील तत्व है। कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व है। अब देखिए फेरस क्या कमाल करता है कि जो सॉरी देखिए यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट था SO4 के साथ, अब फेरस क्या बदमाशी किया कि SO4 को साट लिया अपने पास, मतलब तू भाग यहाँ से, और Cu को बाहर कर दिया। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। Fe था लोहा, जो कि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व था, उतना भी ज़्यादा नहीं, बट Cu जो कॉपर था उसके अपेक्षा ये ज़्यादा था रिएक्शन करने लायक, ठीक है, रिएक्टेबल था। तो Cu को बाहर कर देता है और ये SO2 को लूट लेता है। ध्यान से इसको आप समझिएगा तो आपको दिख जाएगा कि मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक ना। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एंड आपको नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जिंक से कराया गया है, जिंक से कराया गया है। देखिए यहाँ पे जिंक है और फिर CuSO4 है। इसके जगह पे क्या था? पहले Fe था। क्या था? Fe था। तो Fe से आपकी ना करा करके किससे कराया है? जिंक से कराया है, जिंक से, और सेम प्रोसेस करवाया है। तो देखिएगा जिंक भी जो है ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्शन करता है, जिंक भी है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो फिर क्या करेगा? कॉपर को फिर बोला कि तू फिर भागो वहाँ से, और जिंक SO4 को ले लेता है। समझ में आया? ऐसे बोलते हैं अधिकार जमाना। चलिए आगे आप देख सकते हैं Pb, Pb मतलब लेड होता है,
जिसको हम लोग हिंदी में शीशा कहते हैं। अब इसको कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराया, मतलब पहले का वो यौगिक है साथ में, और हम लोग पीबी से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या करेगा, कॉपर से पीबी भी ज़्यादा है यार, कॉपर का कोई वैल्यू ही नहीं है, कॉपर को फिर बाहर कर दिया एंड PbCl2 एक्वस बन जाता है। समझ में आया? आई होप दैट ये भी समझ में आ गया एंड आप इसे नोट कर लेंगे। समझ में आया? चलिए, वो बहुत मजाकिया के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। चलो, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मुझे पढ़ना है यहाँ पे, जो कि चौथे रिएक्शन में आता है हमारे रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसे हम लोग बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है दोस्तों? आयनों का आदान प्रदान, यानी कि जो अभिकारक है आपस में लड़ेगा और लड़कर अगला चीज़ बना देगा। जैसे हमने बताया था फर्स्ट में वीडियो के कि लड़ाई करवा दीजिए दोनों लोगों में इतना मारपीट करेगा कि नया चीज़ बनेगा, जो कि क्या, गर्दा उड़ेगा। क्या होगा? गर्दा उड़ेगा। सो दोस्तों, कोई नहीं, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है डायरेक्ट कि द्वि मतलब दो होता है, विस्थापन माने एक दूसरे को अपने उसके स्थान से विस्थापित कर देना, यानी कि हटा देना। और एंड इसमें भी जो था तीसरा में विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी वही प्रोसेस था, ठीक ना, कि उसके जगह से उसको हटा दो एंड उसके जगह पर अपना कब्जा जमा लो, वही प्रोसेस था। एक सेकेंड, मुझे कैमरे को चार्ज करने देंगे क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे मेरा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये स्टार्ट हो चुका है। तो बात कर रहे हैं हम लोग द्विविस्थापन के बारे में। तो द्विविस्थापन जो कि काफ़ी इजी है, इसको भी मैं इजी बनाता हूँ, देखिए अभी कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन। आइए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि लड़वाना है आपस में चलो, हाँ, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Na2SO4, ये जो मैं सबसे पहले आपको मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ गाइज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ना, आप इसे रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यार ये ट्रिक नहीं इसमें काम करेगा, ठीक ना, आप इसे याद करेंगे। अभी मैं आपको बहुत मस्त चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। क्या है? एक, मतलब कि यौगिक नहीं बोल सकते हैं, विलयन बोल सकते हैं हम लोग। अभिकारक ले रहे हैं क्योंकि इधर है, तीर के इधर है, तो अभिकारक लेंगे, ठीक है। तो और BaCl2 जिसको हम लोग बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है ना। चलिए, कि जो सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड, इसको आप ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को, कि आपको क्या नज़र आ रहा है? SO4 एंड यहाँ पे Cl2। समझ में आया? द्विविस्थापन का मैं ट्रिक बता रहा हूँ गाइस। तो क्या करेगा, Na, मैं उत्पाद ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि Na इसका वाला लाइक करता है। दोनों एक दूसरे के बेवफाई है, धोखेबाज है। जो सोडियम है वो इसके वाले को लाइक करेगा, इसके वाले के गर्लफ्रेंड को लाइक करेगा, तो जाएगा ना। फिर प्लस में, अब जो बेरियम है ये और कमीना है, इस सल्फेट को लाइक करेगा। इस अभिक्रिया में यही होगा इस अभिक्रिया में। तो ये बन गया मेरा उत्पाद, जो कि आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित किया जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आई होप दैट आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट समझ में आ गया होगा विथ एग्जाम्पल। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, बेरियम सल्फेट को आप देख रहे हैं गाइज, ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण हो सकता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। अब पूछोगे यार अवक्षेपण कहाँ से पैदा कर दिया? चलो, ये कंप्लीट आया कि नहीं, आप यस लिखोगे जल्दी इसमें, ठीक है। एंड तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना। इसके अंतर्गत एक अवक्षेपण अभिक्रिया आता है, उस अवक्षेपण को हम लोग ख़त्म करते हैं, उसको अवक्षेप में मिलाते हैं। चलो कोई नहीं, इसको भी मैंने मिला दिया। कि देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया जो कि वेरी इजी है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया छूट गया यहाँ पे, जिनमें अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ द गाइज कि अवक्षेप का मतलब क्या होता है? अघुलनशील। क्या होता है गाइज?
अघुलनशील क्या होता है? अघुलनशील होता है, अघुलनशील पदार्थ। समझ में आया? तो अब आपको समझ में आ गया कि जो ये फॉर्मूला था, सॉरी इक्वेशन था, वो सेम मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैंने बताया था ना कि बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरा इसमें ये वाला था, इसको बोलते हैं अघुलनशील पदार्थ। ये अघुलनशील है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप पदार्थ बोलेंगे। आप बहुत बार, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का अगर आप चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सारे चीज़ के बारे में, मतलब सारा चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इस चैप्टर से केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 4 मार्क्स का कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को मैंने इस पीडीएफ में ज़बरदस्ती ऐड किया है जो कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आज से 9-10 सालों से। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करके देखना, क्योंकि मैं 9-10 सालों तक तो एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ, ना ही दिलवाया हूँ किसी को, बट मुझे क्वेश्चन बैंक की जानकारी है। अब बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया देखिए उतना भी मुश्किल नहीं है। रिडॉक्स अभिक्रिया का जो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो बहुत ही ईजी है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन, दो नाम आपके सामने याद रखिएगा आपको, उपचयन एंड अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उन्हें हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मेनली हमें क्या समझ में आया कि रिडॉक्स जो अभिक्रिया है उसमें दो अभिक्रिया अलग से होती है, उपचयन एंड अपचयन, उपचयन एंड अपचयन। तो उपचयन अपचयन के बारे में हमें जानना है ना मेनली, तो चलिए उपचयन अपचयन के बारे में जान लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें भी। सबसे पहले कि उपचयन की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो उपचयन में कि वैसी रसायन, उपचयन नाम याद रखना, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन आना चाहता है, ठीक है, और हाइड्रोजन भागना चाहता है, चाहता नहीं, होता ही ऐसा है कि यार उपचयन अभिक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन हमारे साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या है, हटता है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो उपचयन अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, उससे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट सारे चीज़ों का एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल से मैं दूंगा जो कि कंप्लीट कर देगा। अब एक चीज़ है अपचयन अभिक्रिया, आपको याद रखना है यही। उपचयन अपचयन में ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें उ है, इसमें अ है। उपचयन में आपका ऑक्सीजन योग होगा एंड अपचयन में खास उल्टा होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन भाग रहा था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का योग होता है एंड ऑक्सीजन का हमारा कमी होता है, ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन भागता है इसमें, उससे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आई होप दैट इतना आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। एंड अभी हम इसको फाइनल करते हैं। ये इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं ना, बहुत ही मतलब मोस्ट VVI मान सकते हैं इसको। चलो इसमें गाइज आप देख सकते हैं आपको क्या समझ में आ रहा है इससे। CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड आप देख लिए, एंड उसके साथ क्या देख लिए, H2, क्या देख लिए, H2। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करा रहा है हाइड्रोजन से। सो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑलरेडी रिएक्शन दिया जा चुका है। अब आपको पहचानना है कि यार हम कैसे पहचानेंगे कि उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो देखना कि CuO है, तो अभिक्रिया होने के बाद Cu आपको क्या ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो सिंगल है। तो गाइज अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कॉपर था और यहाँ पे जाने के बाद ऑक्सीजन हट जाता है, तो ये किस में आ जाएगा, अपचयन में आ जाएगा। कंप्लीट समझ में आया। अगर देखिए दूसरे की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, क्या है, हाइड्रोजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन लेस है, और रिएक्शन जैसे ही होता है तो आप क्या देख रहे हो कि H2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बताए थे अंतर केवल अ का है एंड उ का है, उ में ऑक्सीजन जुड़ता है एंड अ में ऑक्सीजन हटता है।
सो आई होप दैट ये आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। समझ में आया? तो अगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि रिडॉक्स की बात नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि मेनली हमारा रिडॉक्स था, तो हम लोग उपचयन अपचयन में बांट दिए, बिकॉज उसमें उपचयन अपचयन ही होता है। तो देखना है यहाँ पे कि उपचयन से लेके जो इतना प्रोसेस मेरे पास हो रहा है, इन दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं को एक साथ हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अगर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है किसी भी मतलब कि रिएक्शन में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एंड गाइज, अब दो टॉपिक हमारे पास मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट, संक्षारण पढ़ के एंड विकृत गंधिता पढ़ के हम लोग वीडियो के एंड करेंगे, और कल के क्लास पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को पूरे फाइनल ही कर देंगे। बोलेंगे जाओ अपने ज़िंदगी जी लो, तो तुमको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसकी औकात की पता कर लेते हैं हम लोग रिएक्शन के। संक्षारण में गाइज बहुत ही ईजी है। आप दैनिक जीवन में बहुत बार देखे हैं, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, वायु, नमी, जब कोई भी चीज़ है तो हमारे आसपास क्या है? अभी ठंडी पड़ रही है तो नमी है, हवा है, ठंडी है, ठीक है। वैसे ही जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, वायु, नमी के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है, उसे हम लोग संक्षारण करते हैं। अगर बात करें संक्षारित कैसे हो जाएगी, कैसे अपने आप हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे आपको घर का दिया हुआ है एग्जाम्पल। लोहा में जंग लगता है, कैसा भी लोहा ला दो, घर में रख दो, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद उसमें जंग लगता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग लगता है। और उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि किसी भी धातु का हम दरवाज़ा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, तो उस पर क्या हम लोग पेंट करते हैं? क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो बात आती है कि संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उस पर दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए और तेल लगा देना चाहिए। अगर पेंट नहीं है तो ऑयल लगा दीजिए। क्या करता है? नमी से बचाने का काम करता है। समझ में आया? एंड अगला है विकृत गंधिता, जो कि वेरी इजी है। ये तो और है, खाना सड़ता है घर है, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। शॉर्ट में याद रखना, कोई पूछेगा तो, ठीक है। और बता देना किसने बताया? मैंने बताया, अमित कुमार। जब कोई खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खाने लायक और पदार्थ माने खाने का पदार्थ, ठीक है। जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है? उससे विकृत गंध आने लगती है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, सड़ा सड़ा लगेगा सारा कुछ, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। ऑक्सीकरण की, इसमें उपचयन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? उपचयन की प्रक्रिया आप ऐड कर लेंगे, इसमें उपचयन की प्रोसेस होता है, ठीक है। उपचयन की क्यों? क्योंकि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ दो तो क्या उससे ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करता है ना भोजन। बाकी जो नाइट्रोजन है 78% उससे तो करेगा नहीं, क्योंकि वो अक्रिय गैस है। तो किस चीज़ से रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं उसको, उसी को उपचयन भी कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन को ऑक्सीकरण बोलते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों को अब इतना ही पे मैं द एंड करूँगा। एंड आप लोगों सभी को बेस्ट ऑफ लक। एंड गाइज, मैं 50 बार अभी तक बोल चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपका रिस्पॉन्स हमें चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और इंस्टाग्राम आईडी मेरा है amt.kumar.351। अगर आप वहाँ पे हमें प्यार सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, अन्यथा आप यूट्यूब पे ही बने रहिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ ज़्यादा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।